हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल राइट का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। इस वीडियो में हम आगे के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये दोनों तो हमने कर लिया है, इस वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट के लिस्ट में अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें कौन कौन सा है? आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन बीइंग और बेगर्स की ट्रैफिकिंग या फिर किसी भी फॉर्म में फोर्स्ड लेबर किसी भी फॉर्म में हो, वो प्रोहिबिटेड है। कहाँ पे? आर्टिकल 23 के अंडर में। ठीक है, और अगर इसका वॉलेशन होता है, मतलब उल्लंघन होता है, तो ये सारे एक्ट्स क्या हैं? पनिशिएबल होंगे। मतलब कि फोर्स्ड लेबर अगर होता है तो वो पनिशिएबल होगा। ठीक, तो आर्टिकल 23 में क्या है? जितने भी तरह के फोर्स्ड लेबर वगैरह होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उन सबको प्रोहिबिट किया गया है। अगर ये प्रोहिबिशन होता है, मतलब कि इसको लोग फॉलो करते हैं, तो ये पनिशिएबल होगा। ठीक, इस आर्टिकल में ये जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? बाई एंड सेल ऑफ मेन विमेन एंड चिल्ड्रन। किसी सामान की तरह मेन विमेन और चिल्ड्रन को बेचना या खरीदना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में सबसे पहला ये आता है। ठीक है, दूसरा क्या है? विमेन और चिल्ड्रन का इमोरल ट्रैफिक प्रोस्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है? विमेन्स और चिल्ड्रंस की इमोरल ट्रैफिक प्रोस्टिट्यूशन वगैरह। ठीक, थर्ड क्या है इसमें? देवदासी, और चौथा स्लेवरी। तो ये जो चारों चीज़ें हैं वो किस में आएंगी? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में आएंगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लियर होना कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा। ठीक, इन एक्ट के लिए पनिशमेंट देने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया। कौन सा? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये जो सारा एक्ट है, ये अगर होता है तो इसके लिए पनिशमेंट कहाँ से मिलेगा? उसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया जिसको क्या कहते हैं? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक, तो आर्टिकल 23 समझ में आया आप लोगों को? अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 24। क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये आर्टिकल क्या कह रहा है? 14 साल से कम उम्र के बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा, 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी फैक्ट्री में, माइंस में या हजार्डस एक्टिविटी जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, या कहीं पे भी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चे एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। इस आर्टिकल में, आर्टिकल 24 में ये प्रोहिबिटेड है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी फैक्ट्री में, माइंस में या अदर हजार्डस एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड नहीं होंगे। ठीक, बट और जगहों पे, जैसे कि अगर कोई हार्मलेस वर्क है, इनोसेंट वर्क है, तो वहाँ पे बच्चों का जो ये 14 ईयर्स से बिलो बच्चे हैं, वहाँ पे इनका काम प्रोहिबिटेड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक, अब फंडामेंटल राइट के लिस्ट में नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। ठीक है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, ये ध्यान दीजिएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 25, दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि आर्टिकल 25 कुछ फ्रीडम ग्रांट करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आइए सबसे पहले इस आर्टिकल के कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल के पास इनर फ्रीडम है, इंडिविजुअल के पास इनर फ्रीडम है कि वह अपने रिलीजन को चूज करे और अपने रिलीजियस बिलीफ पर रहे, उसको फॉलो करे। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल पे किसी भी तरह का प्रेशर वगैरह नहीं होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है इंडिविजुअल पे वो नहीं होगा।
इंडिविजुअल का इनर सोल जो कह रहा है उस रिलीजियस को वो चूज कर सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का ये मतलब हुआ, ठीक है। दूसरा कीवर्ड क्या है? राइट टू प्रोफेस। अब इसमें दिया हुआ ना ये सारा, यही कीवर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा क्या है? राइट टू प्रोफेस, मतलब कि इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ और फेथ को ओपनली डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? राइट टू प्रैक्टिस। इसमें क्या है? इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग रिलीजियस रिचुअल सेरेमनीज परफॉर्म कर सकता है। किसके अकॉर्डिंग? मतलब जिस धर्म में जैसा उसको विश्वास है उस तरीके से वो रिचुअल्स सेरेमनीज वगैरह को परफॉर्म कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ, समझ में आया ना। नेक्स्ट और लास्ट कीवर्ड क्या है? राइट टू प्रोपगेट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, टू स्प्रेड वंस रिलीजन बिलीफ, मतलब कि रिलीजियस बिलीफ को लोगों में स्प्रेड करना। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये सारे फ्रीडम और राइट जो आर्टिकल 25 में दे रखा था, देखो ये सारे फ्रीडम तो रिलीजियस से रिलेटेड इंडिविजुअल को दिए गए हैं, बट साथ ही साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। अब कैसे? देखो, मान लो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से अगर पब्लिक पीस डिसरप्ट हो रहा है, मतलब कि जो शांति है, पब्लिक में शांति हुई है, वो भंग हो रही है, तो स्टेट ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिस को क्या करेगी? रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक। दूसरा क्या है? मोरालिटी। अगर किसी रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से सोशल मोरालिटी वॉयलेट हो रहा है तो उसे उस केस में भी स्टेट उस रिलीजियस प्रैक्टिस को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। लास्टली क्या है? हेल्थ। ये भी वही सेम चीज़ कह रहा है कि अगर रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से सोसाइटी में हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो स्टेट उसको रिस्ट्रेन कर सकती है। तो ये तीनों रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, याद रखिएगा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ठीक। तो आई होप अब आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आर्टिकल 25 को हमने एक एक कीवर्ड्स अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखा, और जो साथ ही साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए थे, जैसे यहाँ पे है ना पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इसको भी हमने अच्छे से डिटेल वे में देख लिया। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 25 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 क्या गारंटी करता है बताओ? रिलीजियस डोमिनेशन के पास फ्रीडम है कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। और ये आर्टिकल रिलीजियस डोमिनेशंस को बहुत सारे राइट्स भी देते हैं, जैसे कि ये देखो, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए ये जो रिलीजियस डोमिनेशन है वो क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए ये रिलीजियस डोमिनेशन इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला राइट ये है रिलीजियस डिनोमिनेशन का। फिर क्या कहता है? ये जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन, वो रिलीजियस प्रैक्टिस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो दो राइट समझ में आया ना। पहला तो इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं, किस लिए? रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। दूसरा क्या है? रिलीजियस प्रैक्टिस को अपने अकॉर्डिंग वो मैनेज कर सकते हैं बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, ठीक। अब नेक्स्ट क्लॉज आर्टिकल 26 का क्या कहता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास राइट है कि वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर या ओन कर सकते हैं। ये यहाँ पे भूल गया है, मतलब कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद वगैरह भी सकते हैं। ये भी राइट है किसका? रिलीजियस डिनोमिनेशंस का। और लास्टली ये आर्टिकल क्या कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ओन्ड या फिर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लॉज के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक। तो ये चारों राइट समझ में आया कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस डिनोमिनेशंस को कौन कौन से राइट दिए गए हैं। सबसे पहले तो है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं वो लोग। दूसरा है रिलीजियस प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के। तीसरा, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं, ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। और चौथा क्या कहता है? ये जो प्रॉपर्टी है ओन्ड या फिर एक्वायर्ड, उसको वो लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 27 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। देखो आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी भी रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रमोट करने के लिए कोई भी पर्सन टैक्स वगैरह पे नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, आर्टिकल 27 यही कहता है कि कोई भी रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन के लिए पर्सन टैक्स वगैरह पे नहीं करेगा। आर्टिकल 27 ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है इसका आर्टिकल क्या? आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये आर्टिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप की बात करता है, ठीक है।
अब देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। ये क्या कहता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड के द्वारा या तो पूरे तरीके से या फिर पार्शली स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन होता है, वो किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड से मेंटेन होता है, या तो होली या फिर पार्शली, वो किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट लिस्ट का चौथा राइट क्या था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इस लिस्ट का नेक्स्ट राइट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके, पहले देखते हैं आर्टिकल 29 में क्या कहता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। देखो ये आर्टिकल क्या कहता है, किसी भी सेक्शन के सिटीजन, वो इंडिया में कहीं किसी भी जगह पे बिलोंग करते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो या कोई भी कल्चर को फॉलो करते हो, वो जो करते आए हैं वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मतलब वो जो चीज़ फॉलो करते आए हैं अपने पास्ट से, उनमें किसी भी तरह का डिसरप्शन नहीं होगा। किसके में, इंडिया में वो कोई पर्सन कहीं भी रहता हो, किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी कल्चर फॉलो करता हो, वो जो करते आया है वो कर सकता है, उसके पास्ट की चीज़ों में डिसरप्शन किसी भी तरह का नहीं होगा। ये क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है। ठीक, अब आर्टिकल 29 का सेकंड प्रोविजन क्या कहता है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट या स्टेट फंड से फाइनेंशियल एड पा रहा हो, वह किसी भी पर्सन को रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के ग्राउंड पे एडमिशन से मना नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, यह आर्टिकल 29 का फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है कि एक पूरे एक ग्रुप की बात कर रहा है ना, कि जो लोग जैसा फॉलो करते आए हैं, अपनी जो भी चीज़ें वो फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें किसी तरह डिसरप्शन होगा। तो ये एक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, और क्लॉज बी क्या कह रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड के द्वारा फाइनेंशियल एड पाया है, वो रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन से मना नहीं कर सकता। मतलब कि ये इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक, समझ में आया ना आर्टिकल 29। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 29 दोनों माइनॉरिटीज़ में दोनों माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, रिलीजियस भी और लिंग्विस्टिक भी। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 29 भी कंप्लीट हुआ। कल्चरल और एजुकेशनल राइट का लास्ट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 30। दो ही आर्टिकल था, आर्टिकल 29, 30। 29 में हमने देख ही लिया, दो क्लॉज दिया हुआ है। पहला तो जो पर्सन जो फॉलो करता आया है वो वैसे करेगा, दूसरा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड के द्वारा फाइनेंशियल एड पा रहा है, उसको सिर्फ रिलीजियस, रेस, कास्ट बेसिस पे किसी भी पर्सन को एडमिशन से नहीं रोक सकता है। ठीक, आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो ये आर्टिकल 30 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट्स देता है। किसको किसको, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हैं तो ये ही दोनों माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ये आर्टिकल कौन कौन से राइट्स देता है। देखो सबसे पहले ये क्या कहता है, माइनॉरिटीज़, यहाँ माइनॉरिटीज़ बात किया है ना, तो माइनॉरिटीज़ में ध्यान दीजिएगा, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहला राइट यही है कि माइनॉरिटीज़ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when state grant financial aid to the educational institution then these institution will not discriminate on any ground। जब जैसा कि हमें पता है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, तो जब वो सबको, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जो कि माइनॉरिटीज़ मेंटेन और एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आर्टिकल 30 एक चीज़ और कहता है, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये लोग चलाएंगे, ये अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज से चला सकते हैं। ठीक, वो मतलब कि जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होंगे, वो अपने लैंग्वेज में वो उसको चला सकते हैं। वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होगा कि ये लैंग्वेज या वो लैंग्वेज। ठीक, माइनॉरिटीज़ डायरेक्टली अपने लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो माइनॉरिटीज़ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो 3 तरह का होता है। कैसे कैसे, आइए देखते हैं। पहला, वो इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट से एड और रिकॉग्निशन दोनों प्राप्त किए हैं। मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट से एड और रिकॉग्निशन दोनों मिला हुआ है। दूसरे क्या है, इंस्टीट्यूशन गेट रिकॉग्निशन ओनली फ्रॉम स्टेट।
मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट से सिर्फ रिकॉग्निशन मिला है, एड नहीं मिला है। और तीसरा वो इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट से ना ही एड मिला है और ना ही रिकॉग्निशन। ठीक, याद करना भी आसान है। इंस्टीट्यूशन जिसको एड रिकॉग्निशन दोनों स्टेट से मिला है, दूसरा इंस्टीट्यूशन जिसको सिर्फ रिकॉग्निशन मिला है स्टेट से, एड नहीं मिला है, तीसरा दोनों नहीं मिला, ना ही एड मिला है ना ही रिकॉग्निशन मिला है स्टेट से। ठीक, तो यहाँ पे कल्चरल और एजुकेशनल राइट भी कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, 28-29 है ना, कल्चरल एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 30 हमें पता ही है, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसमें आर्टिकल 32 है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट मेंशन कर देने से, डिक्लेयर कर देने से कुछ नहीं होगा, वो मीनिंगलेस, वर्थलेस होगा जब तक कि उसके इन्फोर्समेंट के लिए प्रॉपर प्रोविजंस ना दिया हो। मतलब कि अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको इन्फोर्स करवाने के लिए प्रोविजंस होना चाहिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 को लाया गया। आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब कि यह कहा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे, मतलब जब फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको इन्फोर्स करवाने के लिए जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। ये ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे उसको इन्फोर्स करवाने के लिए जो प्रोविजंस दिया हुआ है वो खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। कहाँ पे, आर्टिकल 32 के अंडर में। ठीक, इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल भी डिक्लेयर किया था। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि आर्टिकल 32 के बिना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नल है। अगर आर्टिकल 32 ना हो तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नल है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को एक बेसिक फीचर डिक्लेयर कर दिया। मतलब आर्टिकल 32 को किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके भी आर्टिकल 32 को नहीं हटाया जा सकता। यही मतलब है बेसिक फीचर का। ठीक, देखो, सुप्रीम कोर्ट को सिटीजन के फंडामेंटल राइट का गारंटर या डिफेंडर भी कहा जाता है। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट का क्या कहा जाता है, गारंटर या फिर डिफेंडर। अब ये कैसे कहा जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, सिटीजन्स के पास जो फंडामेंटल राइट है उसके इन्फोर्समेंट के लिए सिटीजन्स कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि या वो डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर रिट इशू कर सकता है। किस लिए, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर रिट इशू कर सकता है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सा रिट इशू करेगा ये देखिए, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्वो वारंटो। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन पॉइंट्स की वजह से कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट का डिफेंडर या गारंटर है। किन पॉइंट्स की वजह से, ये कि अगर सिटीजन्स का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए वो डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट वगैरह इशू कर सकते हैं। ठीक, जैसे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है रिट इशू करने का, वैसे ही आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट के पास राइट है रिट इशू करने का। तो ये ध्यान दीजिएगा, 32 और 226, 32 और 226, इसको साथ में देखिएगा। रिट इशू करने का राइट है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास है। ठीक, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। उसी तरीके से 32 भी एक फंडामेंटल राइट ही है, तो ये भी सस्पेंड हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 359 में ये मेंशन्ड है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 32 जो कि खुद ही एक फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, देखो एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है रिट इशू करने का, वो कब है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वॉलेशन पे। अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तभी वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और तभी सुप्रीम कोर्ट के पास ऑर्डर है वो रिट इशू कर दे। अगर कोई लीगल, स्टेट्यूटरी या अदर राइट्स वॉलेट हो रहा है तो वो आर्टिकल 32 में कवर नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वॉलेशन के लिए ही है। ठीक, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो लिस्ट था वो हमने पूरा कवर कर लिया, सारे फंडामेंटल राइट को अच्छे से देख लिया। तो चलिए अब हम जो रिट वर्ड है बार बार सुनते आ रहे हैं उसको देखते हैं और समझते हैं। बस ये तो हमें पता ही है कि आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट। ठीक, अब ये जो रिट है वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश लॉ से लिया गया है, ये याद रखिएगा। रिट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश लॉ से लिया गया है। रिट कितना होता है, 5, ये भी हमने पीछे देख लिया है।
पहले हम जरा इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पावर है रिट इशू करने का, उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जैसा कि हमने पीछे देखा, आर्टिकल 32 में जो राइट है रिट इशू करने का, वो कब है, जब फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी बस इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर में रिट। वहीं पे आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए नहीं होगा, बल्कि लीगल राइट, स्टेट्यूटरी राइट, नॉन स्टेट्यूटरी राइट, अगर किसी भी तरह के राइट का वॉयलेशन होता है तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। पहला डिफरेंस समझ में आया। आर्टिकल 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन पे और आर्टिकल 226 में सारे राइट्स के वॉयलेशंस पे। ठीक। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया किसी भी पर्सन, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिट इशू कर सकता है। वहीं पे हाई कोर्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर ही रिट इशू करेगा। ठीक है। तो दूसरा जो वो है डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट इशू करने पे, समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में किसी भी पर्सन, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकते हैं, वहीं पे हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के अंडर ही रिट इशू कर सकता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर है। ठीक, समझ में आया। डिफरेंस क्लियर हो ही गया होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में रिट इशू करने का। चलिए अब हम आगे देखते हैं रिट के डिफरेंट काइंड्स। जैसा कि हमें पता है ना 5 होते हैं रिट, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हैबियस कॉर्पस। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। देखो इसमें क्या क्या होता है, कोर्ट एक ऑर्डर इशू करती है। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर लेता है तो कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर इशू करेगी। क्या, उस पर्सन से कहेगी कि जिसको उन्होंने डिटेन किया है उस पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए। फिर जब वो पर्सन कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट जो डिटेंशन है, मतलब कि जो पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है, उसकी लीगैलिटी को चेक करेगा। ठीक है। सबसे पहले तो ऑर्डर देगा। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को डिटेन कर लिया है, मान लो ये पर्सन इस पर्सन को डिटेन कर लिया है, ठीक है, तो कोर्ट इनको ऑर्डर देगी कि इस पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए। उसके बाद ये डिटेंशन की लीगैलिटी चेक करेंगे। अगर वो लीगल है तब तो ये कुछ नहीं करेंगे, बट इन केस वो डिटेंशन इलीगल है तो कोर्ट, सॉरी, इन केस वो डिटेंशन इलीगल है तो कोर्ट ये जो फर्स्ट पर्सन है जिससे डिटेन किया है उसको रिट इशू करेगा कि इस पर्सन को अब छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। ठीक है। तो यही है हमारा हैबियस कॉर्पस रिट। समझ में आया। अब देखो ये जो रिट है ये पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के लिए इशू हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये किस किस केस में जो हैबियस कॉर्पस रिट है वो इशू नहीं होगा, अगर डिटेंशन लॉफुल, अभी पीछे मैंने बताया ना कि लीगैलिटी चेक करेगा। अगर वो लीगल हुआ, डिटेंशन लीगल हुआ तब तो छोड़ देगा, ठीक है आपने डिटेन किया वो सही है। बट इन केस अगर वो लीगल नहीं है, वो डिटेंशन इलीगल है, तब तो उसको रिट इशू करेगा। ये समझ में आया। तो रिट किस केस में नहीं इशू करेगा, अगर डिटेंशन लॉफुल है। दूसरा क्या कहता है, अगर डिटेंशन कंटेम्प्ट कोर्ट द्वारा किया गया है तब वो रिट इशू, ये जो रिट है हैबियस कॉर्पस, वो इशू नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे हमारा पहला रिट कंप्लीट होता है। दूसरा क्या है, मैंडेमस, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, वीक कमांड। देखो ये क्या होता है, ये एक कमांड होता है जो कि कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है। किसको, पब्लिक ऑफिशियल्स को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स को, जिसमें कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल से उनके ड्यूटी के बारे में पूछती है। ठीक है, जो ड्यूटी वो उन्हें परफॉर्म करनी होती है बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल से पूछती है। समझ में आया। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक ऑफिशियल्स को जो ड्यूटी परफॉर्म करनी है बट पब्लिक ऑफिशियल उसको परफॉर्म नहीं कर पाई है या परफॉर्म करने से मना कर दे रही है, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल से क्वेश्चन करती है, किसमें, मैंडेमस रिट के अंडर। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। अब आइए ये देखते हैं कि ये जो रिट है मैंडेमस वो कहाँ कहाँ पे, मतलब किसके किसके अगेंस्ट इशू होता है और किसके अगेंस्ट नहीं इशू हो सकता है। तो किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इन्फीरियर कोर्ट के अगेंस्ट मैंडेमस रिट इशू हो सकता है। कहाँ पे इशू नहीं हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, या फिर जहाँ पे ड्यूटी मैंडेटरी है वहाँ पर ये रिट नहीं इशू हो सकता है, इंडिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, स्टेट्स के गवर्नर के अगेंस्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब वो जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे रिट इशू नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमने 2 रिट अपना कंप्लीट कर लिया, हैबेस कॉर्पस और मैंडेमस। थर्ड है हमारा प्रोहिबिशन है। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू प्रोहिबिट और टू फॉरबिड। देखो जब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल
ये ध्यान दीजिएगा, लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर काम करते हैं, अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करते हैं, तो हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ये रिट इशू करती है। ये जो रिट है ये किसके अगेंस्ट इशूड हो सकता है? जुडिशियल, नॉन जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। और कहाँ पे इशू नहीं होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सर्शियोरारी, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें भी क्या है, जब लोअर कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट केसेस को पेंडिंग में रखते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, ये हमें नहीं पता, केसेस को वो पेंडिंग में रखते हैं, तो हायर कोर्ट ये रिट इशू करती है और वो केसेस को अपने पास ट्रांसफ़र करवाती है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोहिबिशन में क्या है कि जब वो अपना जो टेरिटोरियल लिमिट है उसके बाहर जब वो काम करते हैं तब सुप्रीम कोर्ट उनको रोकती है। और सर्शियोरारी में क्या है, जब वो किसी भी रीज़न की वजह से केसेस को पेंडिंग में रखते हैं तो उस केस को वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास उसको ट्रांसफ़र करवा लेती है। ठीक, सर्शियोरारी भी किसके अगेंस्ट इशू नहीं होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल। अब लास्ट और फिफ्थ रिट हमारा क्या है? क्वो वारंटो, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी। ये क्या है? इट इज़ इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन टू द पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, किस लिए? टू इंक्वायर लीगैलिटी ऑफ पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे हमारा रिट भी कंप्लीट होगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब लास्टली हम ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट, एक्सेसिव लिमिटेशंस, अभी हमने देखा हर जगह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, अभी पीछे से हमने देखते आया ना। नेक्स्ट क्या कहता है? सोशल और इकोनॉमिक राइट। जैसा कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट क्या करता है? पॉलिटिकल आइडियाज़ को प्रमोट करता है, ना कि सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ को। इसीलिए ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट में कोई भी सोशल और इकोनॉमिक राइट नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, इसमें वर्ड्स एम्बिगुअस हैं, क्लियर नहीं है, परमानेंसी नहीं है। कभी भी पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट है उसको हटा सकती है, रिमूव कर सकती है। ठीक है, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक, अब देखो हमने पीछे देखा भी कि हम बताए थे कि आगे चल करके हम देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं, ये 5 आर्टिकल्स में जो राइट मेंशन है वो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही बस दिए हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बार बार पढ़ेंगे तो ये याद आ जाएगा, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम DPSP की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।